हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आइस में। और ये हमारा इंडस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम इंडस्ट्री को कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करने वाले इंडस्ट्री की। ये लास्ट लेक्चर होगा इंडस्ट्री का, जिसमें हम एसईजेड के बारे में जानेंगे, एनआईएमजेड के बारे में जानेंगे और क्या थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके क्या इंपैक्ट्स पड़े इंडियन इकोनॉमी में। साथ ही साथ हम जो पुरानी पॉलिसी थी जो 1956 में बनाई गई थी, किसके द्वारा? नेहरू और महलनोबिस के द्वारा। ठीक है, उसे नेहरू महलनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बैकग्राउंड में। फाइन, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद एनआईएमजेड कि ये एनआईएमजेड क्या होता है। ठीक है, मे बी शायद तक आप में से काफी लोगों ने एनआईएमजेड का नाम नहीं सुना होगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज जो आपने एटलीस्ट मेक इन इंडिया का नाम तो सुना होगा ना। तो मेक इन इंडिया का जो दैट मीन्स एनआईएमजेड का जो कंटिन्यूएशन है या एक्सटेंशन है वो मेक इन इंडिया है। ठीक है, एनआईएमजेड क्या था हमारे दैट मीन्स जब मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे, ये समझ लीजिए उस टाइम का एनआईएमजेड था। अब जो मेक इन इंडिया वो मोदी के टाइम का एनआईएमजेड है। इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो एनआईएमजेड क्या है उससे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एनआईएमजेड को इंट्रोड्यूस कब और कैसे किया गया। देखो, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दैट मीन्स लाई थी। ठीक है, सबके सामने न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई थी 2011 में। उसके बाद क्या हुआ कि उसी दैट मीन्स पॉलिसी में एनआईएमजेड की बात की गई थी और फिर से अकॉर्डिंगली एनआईएमजेड बनाए गए। अब ये एनआईएमजेड होता क्या है? एनआईएमजेड क्या एक तरीका आप समझ सकते हैं, आप जोन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन से एक तरीके समझ सकते हैं कि एक तरीके का एरिया होता होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये जो एरिया है उसका फिक्स है, मतलब एक कुछ फिक्स साइज है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या फिक्स साइज है। तो एक फिक्स एरिया होता है यहाँ पर कंप्लीट स्कूल्स मिलेंगे, रेसिडेंस मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगा, मतलब पूरी एक सिटी टाइप की बना दी जाएगी। और यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से, उसे यहाँ पर बहुत ही आराम से मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से बहुत ही आराम से फैक्ट्री लगाने को मिल जाएगा। मतलब फिर से समझिए, एनआईएमजेड क्या है? एनआईएमजेड का मतलब होता है कि एक बड़ा सा लैंड का एरिया। ठीक है, इस बड़े से लैंड के एरिया में क्या करेगी गवर्नमेंट? अलग से रेसिडेंस स्टैब्लिश करेगी, मतलब घर, स्कूल्स, वाटर सप्लाई, रोड्स, दुकानें, सब कुछ लगा देगी। ठीक है, और मान लीजिए अब इसे एनआईएमजेड डिक्लेयर कर दिया। अब एनआईएमजेड में क्या रहेगा कि जो भी बंदा अब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एनआईएमजेड में, उसे मतलब 20 मिनट में उसे सारी की सारी क्लियरेंस मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज होता है ना, फॉर एग्जांपल यूके में या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, वहां 20 से 15 मिनट में, बहुत ही सिंगापुर में 20 से 15 मिनट में आप फैक्ट्रीज बहुत आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एनआईएमजेड एक एरिया बनाया गया जहां पर अगर आप आते हैं और फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको 20 मिनट में पूरी आपकी मतलब फैक्ट्री की सारी क्लियरेंस मिल जाएगी। लेकिन यहां पर आप इसे एसईजेड से कंफ्यूज मत करिएगा, अभी मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उससे पहले एनआईएमजेड का पर्पस क्या है? एनआईएमजेड का पर्पस ये है कि देखो, मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट आएगी तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मतलब जीडीपी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो मतलब ग्रोथ बढ़ेगी, और जब जीडीपी बढ़ेगी, फैक्ट्री लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। ठीक है, समझे? तो मतलब इसका पर्पस क्या हुआ? प्रोडक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट लाके फैक्ट्रीज लगवा के क्या करना? जीडीपी बढ़वाना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़वाना। इसलिए यहां पर आपने देखा स्कूल, रेसिडेंस, हर चीज रखी गई है, जस्ट बिकॉज कि जो लोग मतलब यहां पर काम करने आएंगे उनको बहुत ही इजिली क्या अवेलेबल हो जाए? स्कूल, वाटर सप्लाई, रेसिडेंस, लोग कहीं आर बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर कोई भी टैक्स कंसेशन नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर आपको टैक्स कंसेशन मिल गया। एसईजेड में टैक्स कंसेशन मिलता है, यहाँ पर कोई टैक्स कंसेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी। मतलब अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको तुरंत ही मतलब जल्दी से जल्दी आपकी जितनी भी दैट मींस फैक्ट्री है बहुत ही जल्दी सारी क्लियरेंसेस खोल दी जाएगी। और यहां से आप डोमेस्टिक मार्केट में भी मतलब अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, साथ ही आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। फाइन, और जो टोटल एरिया की मैं बात कर रहा था, वो टोटल एरिया कितना होना चाहिए? दैट एरिया शुड बी अबाउट 5000 हेक्टेयर। ठीक है, इट शुड बी अराउंड 5000 हेक्टेयर। तो आप समझ गए एनआईएमजेड क्या है? एनआईएमजेड कुछ नहीं यार, बस सिंपल सा एक लैंड का एरिया है जहां पर स्कूल, ये सब फलाना ढिंकाना चीजें पड़ी होंगी, और यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगाने आएगा उसे सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगी। 20-15 मिनट में आपकी पूरी फैक्ट्री क्लियरेंस हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी टैक्स कंसेशन नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पर आप मतलब अपने यहाँ से अपने प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो। सिंपल एनआईएमजेड हो गया। ठीक है, अब आपने एसईजेड के बारे में सुना होगा, चलो एसईजेड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, एसईजेड ना एनआईएमजेड से बिल्कुल अलग है। एनआईएमजेड में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है। ठीक है, एनआईएमजेड में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है, लेकिन एसईजेड में दोनों अलाउड है, मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विसेज भी। अब एसईजेड होता क्या है? आपने समझा कि एनआईएमजेड का दैट मीन्स पर्पस था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना और जीडीपी में जो जीडीपी है, ग्रोथ है, उसको बढ़ाना। लेकिन एसईजेड में क्या किया जाता है? एसईजेड में ट्रेड बढ़ाया जाता है। मतलब ये भी एक तरीके का एरिया होगा जहां से या जो भी यहां से ट्रेड करना चाहेगा उसे सबसे पहले तो टैक्स कंसेशन मिलेगा।
ठीक है, जो भी अपनी यहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा उसे थोड़ा टैक्स कम देना पड़ेगा, और यहाँ से जैसे टैक्स कम देना पड़ेगा तो यहाँ से आप मतलब बहुत इजीली एक्सपोर्ट करने वाले जो रूल्स हैं वो बहुत ही मतलब लूज टाइप के होंगे, जिससे यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप चीजें बाहर बेचोगे तो आपको डॉलर मिलेगा, तो डॉलर कंट्री में आएगा। तो इसका पर्पस क्या था कि एक्सपोर्ट करके हमारे इंडिया में डॉलर लाना, इसलिए यहाँ पर टैक्स कंसेशन देना चालू किया गया कि फैक्ट्रीज यहाँ पर आए, अपनी फैक्ट्रीज लगाए, और यहाँ पर जो भी आएगा डॉलर मतलब दैट मीन्स बहुत ही आराम से एक्सपोर्ट कर सके और डॉलर इंडिया में बहुत ही इजीली आ सके। ठीक है, तो एसईजेड का ये पर्पस था। तो आप समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका पर्पस था एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमाना, यहाँ पर है जीडीपी बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, और ये सर्विस और दैट मीन सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा। यहाँ पर कोई टैक्स कंसेशन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर टैक्स कंसेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस नाम की चीज है। समझ गए, ये है डिफरेंस एनआईएमजेड में और एसईजेड में। अब हम आगे मूव करते हैं मेक इन इंडिया में। देखो, जो मेक इन इंडिया को क्या कहा जाता है, मेक इन इंडिया इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ एनआईएमजेड। क्यों एक्सटेंशन ऑफ एनआईएमजेड कहा जाता है, क्योंकि मेक इन इंडिया के अंदर जो हमारे मोदी साहब है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे यहाँ मेक इन इंडिया प्लान चल रहा है, जिसके अंदर मतलब उन्होंने मतलब 25 सेक्टर को प्रमोट किया मेक इन इंडिया के अंदर। मतलब बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर मान लो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में वो एक अलग से मेक इन इंडिया नाम का पेपर दिखाएंगे, बोलेंगे देखो ये 25 सेक्टर हैं, 25 सेक्टर में आप इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। फॉर एग्जांपल कि आपको 10-15 मिनट फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब इस टाइप की कुछ क्लियरेंस दी जाएगी आपको 25 से 30 मिनट में। अब ये 25 सेक्टर कौन कौन से, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर है, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, एनआईएमजेड में। तो एक तरीके से एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है मेक इन इंडिया का, दैट मींस एनआईएमजेड का एक्सटेंशन भी मेक इन इंडिया को कहा जा सकता है। और इसके लिए फिर गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स भी डाल रही है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट ने भी जीएसटी लाई, मैंने आपको एक्सप्लेन डिटेल में बताया टैक्सेशन चैप्टर में कि जीएसटी कितनी अच्छी है। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस के ऊपर गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, और भी बहुत सारे एफर्ट्स ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन, तो ये था हमारा एनआईएमजेड, एसईजेड और मेक इन इंडिया। फाइन, अब हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। और इससे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या काम होता है, क्यों इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है, क्यों मतलब सीधे बस आप एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना चालू नहीं कर देते, ऐसा क्यों होता है। देखो, जब भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है वो एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी एक तरीके का जो आपके कार चल रही है ना, उसका ड्राइवर होता है। कैसे, आप ड्राइवर को बता देते हो कि हमें मान लीजिए जबलपुर से मध्य प्रदेश, जबलपुर से सतना जाना है, जबलपुर से रीवा जाना है, दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, ये आप सीधा बता देते हो, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को बता दिया जाता है कि आपको कैसे चलना, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राइवर का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो 1956 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी। अभी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या होता है, इसमें बताया गया था, मतलब पॉलिसी के अंदर लिखा गया था कि यहाँ पर कोई भी मतलब बाहर का इन्वेस्टर आके इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी यहाँ से इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट ही किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट करने को था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करने को था, ठीक है। मतलब एक तरीके से हमने प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी अप्लाई, जहां पर बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट फैक्ट्रीज लगाएगा और प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम फैक्ट्रीज लगानी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब बताई गई थी हमारी 1956 पॉलिसी में। आपने देखा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली हम 1990 तक चलते रहे, मतलब किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राइवर का काम कर रही थी, बता रही थी कि कैसे कैसे मतलब आपको फैक्ट्रीज लगानी है। जैसे एग्जांपल फैक्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट ने लगाई, उसके बाद कोई भी इंपोर्ट अलाउ नहीं हुआ, दैट मीन्स एक्सपोर्ट अलाउ नहीं हुआ, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दैट मीन्स कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर अलाउ नहीं हुआ, मतलब सारी की सारी चीजें पॉलिसी के हिसाब से चल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे जब गवर्नमेंट को पता था कि मतलब हम फैक्ट्री लगा के मतलब पूरी मासेस मतलब एंड तक मासेस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो मतलब क्यों लोगों ने ऐसी पॉलिसी अपनाई, क्यों मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं किया। अगर प्राइवेट इन्वेस्टर को अलाउ करते तो बहुत सारी फैक्ट्रीज आती, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगती, तो लगातार मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहती। क्यों गवर्नमेंट ने अपने ही ऊपर जिम्मेदारी ली, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट लेक्चर में कि क्यों गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया कि हम ही जाएंगे, क्यों प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, फाइन। लेकिन उसका एक और रीजन था कि जो पॉलिसी थी ये बिलीव करती थी ट्रिकल डाउन अप्रोच में, ठीक है। अब ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होता है, ट्रिकल डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि सबसे पहले कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ऊपर ऊपर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा देंगी, मतलब जो ऊपर बड़ी बड़ी सिटीज में फैक्ट्रीज लगा देंगी। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मतलब दैट मींस ऑटोमेटिकली जब फैक्ट्रीज डेवलप होंगी तो उनके आजू बाजू का एरिया भी डेवलप होना चालू हो जाएगा, तो वहां पर और फैक्ट्रीज होना चालू हो जाएंगी। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट एक बेस दे देगी, फिर उसके आजू बाजू लोग खुद ही डेवलपमेंट करना चालू कर देंगे, ठीक है। मतलब जो फायदा पहले सिर्फ बड़े लोग को पहुंचाया जाएगा फैक्ट्री लगा के बड़ी बड़ी सिटीज में, इसके बाद छोटे मोटे लोग आके खुद ही अपना फायदा उठा के देखने लगेंगे इस पॉलिसी से। इसी को हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच, मतलब कि ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद जो फायदा है वो लोगों के पास मतलब मासेस के पास पहुंचना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। आई नो टेक्निकल डिफरेंस अलग है, लेकिन
मैंने इसे समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो, उससे इंस्टेड ऑफ ट्रिकल डाउन अप्रोच इंस्पेक्टर राज डेवलप हो गया। अभी इंस्पेक्टर राज क्या होता है जी, देखो इंस्पेक्टर राज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब क्या था कि अब देखो, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जगह फैक्ट्री डेवलप हो, मतलब हर जगह फैक्ट्री डेवलप हो। दैट मींस नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी एक जगह फैक्ट्री डेवलप हो, यहाँ भी एक जगह फैक्ट्री डेवलप हो, मध्य प्रदेश में भी एक जगह फैक्ट्री डेवलप हो, जगह जगह फैक्ट्री डेवलप होनी चाहिए। लेकिन क्या किया गया, लेकिन आपको फैक्ट्री अगर चलानी तो आपको दैट मीन्स लाइसेंस चाहिए होता था उस टाइम पे, ठीक है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अब लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, इसे इंस्पेक्टर राज को लाइसेंस राज भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस जरूरत पड़ती थी, तो ये लोग क्या किया करते थे, जो उस टाइम पे टाटा बिरलास थे, उन लोग उस टाइम पे ये लोग कुछ मतलब फ्रॉड करके या फिर मतलब कंपनीज को उल्लू बना के रिश्वत देके लाइसेंस मतलब के हथिया लिया करते थे। मतलब जितने भी लाइसेंस रहते थे एक एरिया के हथिया मतलब दैट मींस ले लिया करते थे और छोटे छोटे एरिया में जाके डेवलपमेंट नहीं करते थे। ये गवर्नमेंट ने सोचा था ट्रिकल डाउन आएगा, मतलब ये कि एक टाइम बाद खुद ही लोग डेवलप कर लेंगे फैक्ट्री आजू बाजू, या फिर कुछ इंडस्ट्री आके फैक्ट्री को डेवलप कर देंगे आजू बाजू। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग क्या किया करते थे, टाटा बिरला जैसे लोग, ये लोग लाइसेंस ले लिया करते थे और जाके वहीं पर फैक्ट्री डेवलप करते थे जहां पर मतलब पॉसिबिलिटी है कि फैक्ट्री दैट मींस डेवलप करेगी। बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लाइसेंस दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में डिसाइड हुआ कि सिक्किम में भी डेवलप होगी, यहाँ भी डेवलप होगी, लेकिन ये लोग सिर्फ वहीं पर डेवलप किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में जाकर डेवलप कर दिए लाइसेंस लेके, मतलब चलिए कुछ फ्रॉड करके ये लोग इंस्पेक्टर राज लाइसेंस राज डेवलप होना चालू हो गया, फाइन। और ये ट्रिकल डाउन का जो अप्रोच था गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट सोचा था कि आजू बाजू और फैक्ट्रीज डेवलप होंगी, छोटे छोटे एरिया में फैक्ट्री डेवलप होंगी, वो नहीं हो पाया और फाइनली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो फेल कर गई। अभी पॉलिसी किस तरीके से फेल कर गई वो हमें जानना पड़ेगा, किस तरीके से पॉलिसी फेल कर गई। उससे पहले हमें ये जो अपनी पुरानी पॉलिसी है उसके कुछ इल इफेक्ट्स जानने पड़ेंगे, ठीक है, कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिली। सबसे पहली बात तो इस पॉलिसी से क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर था वो सफर होना चालू हो गया। कैसे एग्रीकल्चर सफर होना चालू हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो क्या थी, 1956 पॉलिसी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हमारे प्राइम मोटिंग फैक्टर्स कौन से होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब 1956 के बाद जो ज्यादा लोन था वो इंडस्ट्रीज को देने लगे इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर था उसको ज्यादा लोन नहीं मिल पाया, वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मतलब ज्यादा डैम्स नहीं बने, और एट दी एंड हमारा जो एग्रीकल्चर आप देख रहे हैं क्या कंडीशन हो गई, ठीक है। मतलब उस टाइम पे उसी टाइम से अगर हम ज्यादा फोकस करते हैं एग्रीकल्चर में इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज, तो हो सकता है कि हमारा एग्रीकल्चर इक्वली डेवलप होता है या फिर इक्वल पैसे डिवाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्यादा पैसे कहाँ दिए, इंडस्ट्रीज को। वो मतलब ये इल इफेक्ट था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आपने देखा कि हमारी जब फैक्ट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था, मतलब डॉलर ही नहीं था। ठीक है, आपको पता है ना, मतलब हम कोई भी बाहर चीज खरीदते हैं रुपीज से नहीं खरीदते, हम चीजें डॉलर से खरीदते हैं, क्योंकि ये डॉलर हर कोई एक्सेप्ट करता है लेकिन रुपीज कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमें डॉलर चाहिए थे। ठीक है, आप सब जानते हैं एक्सपोर्ट जब हो नहीं रहा तो डॉलर आएगा कहां से, वो बोरोविंग होगी। ठीक है, बोरोविंग होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस आ गई थी। बीओपी क्राइसिस आपको बताता हूँ क्या थी। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे पास शुरू के कुछ फॉरेन एक्सचेंज पड़े थे जो हमने बोरो करके रखे थे। अब जब हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ चीजें खरीदते जा रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे, तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा। तो हमारे जो छोटा मोटा फॉरेन एक्सचेंज था वो भी खत्म होते जा रहा था ये वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी से यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कैसे खत्म हो रहा था, हमें मतलब आप ये समझिए हमें इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी, इसलिए क्योंकि हमारे जो फैक्ट्रीज में जो बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स लगते थे लाइक बेसाल्ट, ये सब चीजें लगती थी, हम कहाँ से लाते थे, बाहर मतलब बड़ी कंट्री से लेके आए थे लाइक यूएस एंड ऑल दीज कंट्री से, बिकॉज हमारे यहाँ तो ये सब होता ही नहीं था। ठीक है, हमें ये सब बाहर से लेके आना पड़ता था। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इंस्पेक्टर राज डेवलप हो गया था, अनइवन डेवलपमेंट हो रही थी, बिकॉज जहां पर मतलब अच्छी फैसिलिटी वहीं पर बस डेवलपमेंट कर रहे थे, जहां पर फैसिलिटी थी वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम थी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं हो तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो अलाउड ही नहीं थी। तो ये सब मतलब बहुत सारे इल इफेक्ट्स थे हमारी पुरानी पॉलिसी की, जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, बीओपी क्राइसिस हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ बीओपी क्राइसिस कैसे हो गई। देखो, मैंने आपको बताया कि हमें इंडस्ट्रीज में किसकी जरूरत पड़ती थी, इक्विपमेंट्स की। ठीक है, इक्विपमेंट्स कैसे, हम बाहर से बड़ी बड़ी अमेरिका जैसी कंट्री से लेके आते थे। अब उन्हें हमें क्या देना पड़ता था, डॉलर देना पड़ता था। अब डॉलर हमारे पास कब आता, जब फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी मोटी कंट्री को किसी को अगर अपनी फैक्ट्री से बनाई हुई चीजें बेच देते तो वो लोग हमें डॉलर वापस करते। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई कि हमारे पास फैक्ट्री में तब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सके। तो हमारा यहाँ से लगातार फॉरेन एक्सचेंज, मतलब यहाँ से लगातार हमारा डॉलर खत्म होता जा रहा है, लेकिन यहाँ से हमारे पास डॉलर आ ही नहीं रहा है। तो मतलब एक दिन फिर फाइनली ऐसा आ गया कि हमारे पास इतना डॉलर भी नहीं बचा कि हम 2 महीने भी अपना मतलब बाहर से चीजें खरीद सके। तो उसी को हम बोलते हैं बीओपी क्राइसिस। क्या बोलते हैं उसे, बीओपी क्राइसिस। मतलब हमारे पास डॉलर नहीं बचा था कि हम बाहर की चीजें अपने घर में मंगवा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीओपी क्राइसिस।
जब ये बीओपी क्राइसिस हो गई तो उसके बाद हमें तो लोन चाहिए था, मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था, नहीं तो हमारी तो इकोनॉमी डूब जाती, बिकॉज टाइम पे हमें ऑयल खरीदने की बहुत जरूरत थी। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम 2 हफ्ते का ऑयल खरीद पाते, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, हमारे द्वारा गया गया आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ लोन देता है, मैं आपको दैट मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीरीज जो आएगी मेरी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वाली, वहां पर बताऊंगा ये क्या होता है आईएमएफ, कैसे ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आईएमएफ ने हमें लोन तो दे दिया, लेकिन कुछ कंडीशन रख दी। उसने बोली कि आपको एलपीजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको लिबरलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ेगा और ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि अभी तक इंडिया में क्या था, अकॉर्डिंग टू आवर 1956 पॉलिसी, वहां पर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ अलाउ नहीं थी, मतलब कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर आके इंडिया में अलाउ दैट मीन्स फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकता था, ठीक है। तो क्या किया गया, अब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन के अंदर आईएमएफ ने बोला कि सर आपने जो मतलब जो टफ रूल है ना, मतलब कौन से जिसमें इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करते आप, वो अलाउ कर दो, मतलब आप बाहर की फैक्ट्रीज को आना अलाउ कर दो, ठीक है। तो ये पहली चीज बोली गई आरबीआई दैट मीन्स आईएमएफ के द्वारा में। दूसरी चीज बोली गई कि सर आप अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो कि लॉस मेकिंग है और जो आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर उसे ओपन कर दो, मतलब ये कि आप मतलब आप सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% ऑफ द इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा डेवलप की जाती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब आईएमएफ ने बोला कि सर आप क्या करिए, जो आपकी 90 to 95 इंडस्ट्री जो जिसमें आप सिर्फ डेवलपमेंट करते हो, सिर्फ आप ही को अलाउड है, वो आप ओपन कर दो प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसे हम बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। और जो भी आपकी दैट मीन्स लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उन्हें आप बेचना चालू कर दो, मतलब उसका क्या डिसइन्वेस्टमेंट चालू कर दो। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं, फाइन। इसके बाद तीसरा पॉइंट बोला गया कि आप ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करो, मतलब ये कि आप अभी तक जो इंपोर्ट करते हो उसको ये एक्सपोर्ट करना भी चालू करो, जिससे कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या बोला गया, आप जो करेंसी है इसको डिवैल्यूएट कर दो, ठीक है। करेंसी को डिवैल्यूएट कर दोगे तो अब डिवैल्यूएशन आपको याद नहीं आ रहा है तो आई थिंक यू हैव टू गो एंड वॉच द मॉनेटरी पॉलिसी सीरीज, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन इट मेनी टाइम्स, ठीक है। तो आई वॉज टेलिंग कि ग्लोबलाइजेशन के लिए आईएमएफ ने हमें बोला कि सर आप अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट कर दो, अगर आप डिवैल्यूएट कर दोगे तो आप इजिली एक्सपोर्ट कर पाओगे और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ पाएगा, तो आपको दोबारा हमसे लोन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें दैट मीन्स हमें किसने बताई, आईएमएफ ने, और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी नई पॉलिसी बनाई जिसका नाम था 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और जिसे हम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, फाइन। इसके अंदर फिर आईएमएफ ने हमें और भी चीज बोली, जैसे कि सर आपके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसे कम कर दो, ठीक है, मतलब जो आईपीएस ऑफिसर उसे कम कर दो। अब ये बेचारी गवर्नमेंट भूल जाती है, आईएमएफ जानती नहीं कि हमारे यहाँ तो जो पूरा देश है वो आईएएस आईपीएस ही चलाते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ के नेता की क्वालिफिकेशन तो आज सब जगह जानते हैं, अगर आईएएस आईपीएस नहीं रहेंगे तो पता नहीं लोग देश का क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब ब्यूरोक्रेसी कम करने की बात की गई। इसके बाद आप जो मिनिस्ट्रीज है उनको कम कर दिए, कम कर सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप जो सब्सिडीज आप इतनी सारी दे के रखे हो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, उसको कम करो। अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना चालू करो, मतलब आपका फिजिकल डेफिसिट उस टाइम पे हमारा 10 से 12% चल रहा था, उसको कम करो। मैंने फिजिकल डेफिसिट फिजिकल सिस्टम में पढ़ाया था, आपको इसलिए वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी वेलफेयर स्कीम अब जो काम की नहीं है, मतलब जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, उनको बंद कर दो, ठीक है। ये सब चीजें आईएमएफ ने हमें करने को बोला, और फाइनली उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की, और फाइनली आज हम काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसके भी हम इम्पैक्ट देखेंगे, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए नई पॉलिसी के और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी के। और देखिए अब क्या था कि उस टाइम पे जब हमारी ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही मतलब अपने मन से ही मतलब ये एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहती थी, बट खुद ही से वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए बिकॉज 1956 में जब नेहरू जी ने पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की, ये सब वगैरह, तो उन्होंने ये कहा था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं। तो आप सोचिए, कभी आपने किसी इंडस्ट्री को टेम्पल कहा था और आज उन्हीं टेम्पल को आप बेच देंगे तो पूरा देश क्या कहेगा आपके ऊपर, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब आईएमएफ के पास ये सब मतलब कंडीशन देखने को मिली कि हाँ यार ये तो वही हो रहा है जो हम चाहते थे, तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विदाउट एनी रेजिस्टेंस आईएमएफ की कंडीशंस अडॉप्ट कर ली, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी वो खुद ही हो गई। अब कोई अगर बोलेगा कि आपने मंदिर को तोड़ दिया तो हम बोलेंगे क्या करें यार, लोगों ने बोला तोड़ना पड़ा, ठीक है। तो अभी तक आप एट दी एंड हम एनालाइज करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो 90% सेक्टर रिजर्व थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ मतलब 90% पूरे खुल गए, सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, एटॉमिक एनर्जी मतलब वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, और एटॉमिक मिनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, ठीक है। बाकी सबके सब मतलब जो भी इंडस्ट्रीज है वो खोल दी गई है, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, फाइन। इसके बाद क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले हमें हमारी इस पॉलिसी के, ठीक है।
तो हमने सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला वो तो ये था कि इंडिया मतलब एक अच्छा डेस्टिनेशन बन गया जहां पर इन्वेस्टमेंट अलाउ हो गई। आप सब जानते हैं कि बाहर से जो भी कंट्रीज आती हैं वो सिर्फ दो ही कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहती है, एक हो गई चाइना और दूसरी हो गई इंडिया, जस्ट बिकॉज हमें यहाँ लेबर चीप है, ठीक है, और थोड़ी बहुत स्किल भी मिल जाती है, और दैट मीन्स बहुत ईजिली अब हमारे यहाँ विंडो क्लियरेंस होने लगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो हमारा जो इंडिया है वो दैट मीन्स इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। और आप सब जानते हैं अभी हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स की जो रैंक है वो भी 77th आ गई है, दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। और इसके बाद इस पॉलिसी के बाद ही हमारे पास आज $400 बिलियन का मतलब बड़ा सा रिजर्व है, ठीक है, बड़ा सा रिजर्व है। उस टाइम पे तो सोचिए हमारे पास 2 हफ्ते का मतलब पेट्रोल लेने का पैसा नहीं था, और आज देखिए हम कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं इन पैसों से। तो ये भी सिर्फ इस इकोनॉमिक पॉलिसी वजह से हुआ है। आज हम दुनिया की मतलब दैट मीन्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और फाइनली एट द एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इवन वी आर फास्टर देन चाइना, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं कहां पर, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो अभी मुश्किल से 20 से 25 साल हुआ है, तो ये सही नहीं रहेगा कि हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को एनालाइज करें। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स तो फाइनली एट द एंड हमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाए। तो अभी तो हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें 30 से 40 साल और वेट करना पड़ेगा जब कोई अच्छी सी रिपोर्ट आएगी कि इंडिया पे जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। फाइन, so this is all about industry and new economic policy. I hope you must have understood the lecture. अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो शायद तक आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पिछले लेक्चर्स देखें और उसके बाद ये सब आगे के लेक्चर देखें, तो आपको बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे चीज समझ में आएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सीरीज व्हिच विल बी ऑन WTO.